ने खोली ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड की पोल। चीन और भारत को लेकर अलग अलग रुख क्यों? निक्की ने कहा चीन को क्यों दी जा रही है छूट? भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ता खराब ना करें। चलो कहीं तो सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि है। निक्की हेली जो है इंडियन ओरिजिन की हैं और उन्होंने जो बात की उसमें दो बातें उन्होंने कही कि इनका सबसे ज्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो किसके साथ गड़बड़ है। 300 बिलियन 295 टू बी एग्जैक्ट 295 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। तो चाइना को क्यों नहीं कह रहे हैं आप? लेकिन यहां पर एक बात है, जो ट्रम्प जो इतनी सारी उलटफेर कर रहे हैं शायद इनके अपने इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, यहां पर वो बात कह सकता हूं थोड़ी सी सीरियस नोट पे, एक ट्रिफिन डायलेमा करके। ये क्या है सर ट्रिफिन डायलेमा? ट्रिफिन डायलेमा का मतलब ये होता है कि जब आप अपने देश की करेंसी को पूरे वर्ल्ड की करेंसी बनाना चाहते हैं, इसका मतलब आप सबको करेंसी देना चाहते हैं, तभी तो लोग खरीदेंगे। डॉलर देना चाहते हैं। अगर आप डॉलर देना चाहते हैं तो उनसे क्या लेंगे? तो आप इंपोर्ट करेंगे। जब तक आप ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे तो डॉलर देंगे कैसे? देंगे कैसे? और अगर आप टैरिफ लगा देंगे तो कैसे इंपोर्ट होगा? कैसे इंपोर्ट होगा? राइट। तो उनको डॉलर नहीं मिलेंगे। तो वो ट्रिफिन डायलेमा ये था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो वर्चस्व है डॉलर का वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप इसमें कंट्रोल कैसे करें? आप अपने यहाँ टेक्नोलॉजी कंट्रोल करिए, अपने यहाँ स्किल कंट्रोल करिए, अपने यहाँ जो बोर्ड लेवल की मैनेजमेंट है वो कंट्रोल करिए, बाकी से काम करिए, बाकी सबसे काम करिए, काम कराइए। तो ये व्यवस्था ठीक चल रही थी। अब इन्होंने उस पर क्या गड़बड़ की? टैरिफ लगाई, यूनिवर्सिटीज को अटैक कर दिया। नहीं, अपने यूनिवर्सिटीज को अटैक कर दिया तो स्किल बंद हो गई। कहते हैं H1B बंद करेंगे तो लोग आना बंद कर देंगे। और जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कॉन्स्ट्रक्टर्स हैं, इंजीनियर्स डॉक्टर मोस्टली चाइनीज और इंडियंस हैं, कॉन्स्ट्रक्टर्स मोस्टली मैक्सिकन हैं, इन सबको आप निकाल दोगे तो यही करना पड़ेगा। ये भैया है कौन सी रणनीति जिसमें जो दुश्मन है वो तो दोस्त बन गए, जो एलाइज हैं वो तो आपके दुश्मन बन गए, दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो आपको ये बार सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से कल जनरल सिन्हा कह रहे थे कि क्या आप उसी डाल को काट रहे हैं जिसमें आप बैठे हुए हैं? फिलहाल तो यही लग रहा है, यही है डायलेमा। और ये ट्रिफिन डायलेमा अब और बड़ा डायलेमा हो गया। एनएसए अजीत डोभाल का रूस दौरा। अगली खबर, मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। भारत के एनएसए जा रहे हैं रशिया, रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा। तेल खरीद पर बड़ी डील संभव। और मुझको लगता है धीरे से डोभाल साहब ये भी कहेंगे और पाकिस्तानी बुलाओ यार, थोड़ा फ्रंट लाइन पे लगा दो जरा, जिधर से की बम बरसा रहे। जनरल सिन्हा, क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो डिस्कस हो सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा है आरआईसी का मुद्दा। रशिया, इंडिया, चाइना का जो मुद्दा है और वो चला है। और हम रशिया के कहने से ही और जो रीसेटिंग हो रही है नॉर्थ चाइना के साथ, ये स्ट्रैटेजिक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशनल लेवल पे है। ये जो चल रही है और मेरे ख्याल से सितंबर में यदि अगस्त में प्रधानमंत्री चाइना नहीं जाते हैं एससीओ की, इसके पहले डोभाल साहब, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे और विदेश मंत्री सब गए थे एससीओ मीट में, आपने देखा था। और वहां से जो उन्होंने बंद फोटा था और उसके कारण चाइना भी आ गया था लाइन पे। अभी चाइना को देखिए, मोदी जी ने 2017 से ये बात कही कि एलिफेंट एंड ड्रैगन का जो मिलाप है, वहां से बोला था ये आपका डोकला। उनको ये यहाँ भी समझाए थे उन्होंने जब हमारे इंडिया में आए और साउथ में गए 2019 में। मगर जो सर ये बताइए, अमेरिकी दादागिरी, कई बार जो दादागिरी होती है ना, वो देश जो आपस में कहीं वैमनस्य रख रहे होते हैं उनको भी सद्बुद्धि आती है। चाइना को, क्या ड्रैगन को ये बात समझ में आएगी जो मेरा नेबर है, नेबर नहीं बदल सकता? और भारत जैसा हार्मलेस बल्कि कल्याण करने वाला लेबर कहां मिलेगा? वहां भी 1.4 करोड़ है चाइनीज, उसमें से काफी को ये सद्बुद्धि है ये। मगर तो ये बताइए, जो ये हम बात करते हैं आरआईसी वाली बात, क्या रशिया, इंडिया, चाइना वाला ये अगर ये बन गया सर, तो ये जो अमेरिका ये दादागिरी दिखा रहा है ना, ये कंबल ओढ़ के लेट जाएगा, कहेगा तब उठाना। इसमें से ब्राजील भी आएगा। हाँ, फिर ब्राजील भी आएगा। ब्राजील लिख चुका है। और जहां तक ये बात कर रहे थे ड्रैगन और एलिफेंट, शी ने चिट्ठी लिखी थी अभी अपने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट मुर्मू को। उन्होंने लिखा इट्स टाइम फॉर एलिफेंट एंड ड्रैगन टू डांस टुगेदर। मतलब उन्होंने ये बात लिखी उस चिट्ठी में। अरे तो सर हमने कब मना किया है? हम तो कहते हैं हमारी जमीन पे बुरी निगाह मत रखो, हमारे साथ सदाशयता से पेश आओ। हम तो वैसे ही देश हैं। हाँ, तो हम फिर चाहते हैं भैया हम किसी का नहीं बिगाड़े। चिट्ठी मत लिखो, अपने आप में तब्दीलियां लेकर आओ, अपना व्यवहार बदलो। हम तो ये चिट्ठी वाली जो भाषा है वो तो हम खुद ही उसको चरितार्थ करते हैं, उसको जीते हैं। अगली खबर यह है कि अमेरिका यूरोप मिसाइल पर प्लान पर भड़के पुतिन। अमेरिका यूरोप मिसाइल प्लान पर पुतिन भड़क गए हैं। बेलारूस में और सैनिक मिसाइल तैनात करने की तैयारी है।
रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, रूसी परमाणु मिसाइलों की अब कोई सीमा नहीं है, अमेरिका नेटो से पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। सर लेकिन कमाल है, कई बार लगता है क्या बात है, रशिया के लिए ताली बजाने का मन करता है। ये जो है जितना उधर से दबाने की एग्रेशन की कोशिश की जा रही है, रशिया कहता है अच्छा रुको मैं अपने आप को और बड़ा करता हूं। एक बात है, देखिए ये पहले एक ट्रीटी थी, उसको INRF बोलते हैं, INRF इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। अच्छा, उसका मतलब यह था कि हम इंटरमीडिएट रेंज के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको नहीं रखेंगे। उसका मतलब क्या खास था कि अगर न्यूक्लियर उस रेंज की नहीं होगी, इसका मतलब जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसको हम अटैक नहीं करेंगे, वो हम दूर की बात करेंगे, नजदीक की नहीं करेंगे। ये ट्रीटी अपने आप इन लोगों ने एक्चुअली रद्द कर दी, यूएस ने अपनी तरफ से। अब अनाउंस किया है रशिया ने, हम इसको रद्द करते हैं। इसका मतलब कोई सीमा नहीं है, अब जीरो डिस्टेंस से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक। स्टार्ट के मामले में भी अमेरिका की तरफ से गलती हुई, ज़ेलेंस्की की तरफ से गलती हुई, और इस मामले में भी अगर आप उस पटल पे इसको देखेंगे जो कहते हैं हम एक मॉरल ग्राउंड पे, तो यहाँ पर पुतिन ने चुप रह करके हर उस चीज को निभाया है जो स्टार्ट की बात आपने की थी, निभाया। लेकिन आपने भाई आपको भी तो निभाना पड़ेगा, ताली एक हद से कब तक बचती रहेगी। और ये तो कागज में लिखी हुई ट्रीटीज थी, इनका पालन आप नहीं कर रहे, और फिर आप कहोगे कि रशिया जो है विलेन है। अगली खबर देखिए, नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे की योजना को झटका, बिग गाजा प्लान पर इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ की आपत्ति, गाजा पर कब्जे की कोशिश से बंधकों की जान को खतरा, आईडीएफ ने कहा है। नेतन्याहू के करीबियों ने आर्मी चीफ जमीर का मांगा इस्तीफा, फिलहाल गाजा के करीब 75% हिस्से पर इजरायली सेना का नियंत्रण, नेतन्याहू संपूर्ण गाजा पर कब्जा चाहते हैं। इसका कल्मिनेशन क्या देख रहे हैं सर आप? मेरे को तो लगता है गाजा में पूरा का पूरा ये करेंगे खत्म। अच्छा, मेरे को तो यही लगता है। देखिए इसमें पूरा टैसिट सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप का है, वो उनका जो रिसोर्ट, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर आप पूरा कब्जा करोगे ट्रैप है, आप फंस जाओगे इसमें। नहीं, देखिए आप बहुत छोटी स्ट्रिप है, इसको हम बहुत, ये लोग कर नहीं पाए जिस तरह से करना चाहिए। आप बताइए ना टोटल लेंथ क्या है, 42 किलोमीटर बाई 12 किलोमीटर का लेंथ बहुत बड़ा नहीं होता है। मगर इन्होंने जो किया है ना कि एक बार इधर भेजो, फिर इधर भेजो, फिर इधर भेजो, इधर भेजो, और आप उसको मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं, आप उसको सैनिटाइज करके अपने कब्जे में लेने की, वो इन्होंने नहीं की। और आपके पास क्या पता सर प्लान रहा हो, मारो कम घसीटो ज्यादा, प्लान है। वो प्लान के साथ पूरी बर्बादी, एक एक घर को मारना है, बिल्कुल, क्योंकि वहां रिसोर्ट बना। ये अगली खबर इसी नोट पर देखिए, गाजा में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। आईडीएफ ने कई लोगों पर, कहते हैं हालांकि दूसरी तरफ से आने वाला आरोप है कि भूखे लोगों पर गोली चला दी, सहायता और शरणार्थी कैंपों पर गोलाबारी हुई। गाजा में पिछले 24 घंटों में 74 की मौत। लेकिन इस बीच आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं कैंपों से इजराइल की तरफ मोर्टार भी चलाए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर यह शिकायत की जा रही है कि देखिए भूखे लोगों पर, अरे आप भूखे और ऐसे लोग जो सताए हुए हैं उनके बीच में मोर्टार लेके पहुंच जाएंगे और इजराइल पे मारेंगे, और आप चाहेंगे कि इजराइल चुपचाप देखता रहे। क्यों? क्योंकि उसके आसपास ऐसे लोग जो असहाय हैं मौजूद हैं। आपको अगर असहायों की चिंता है तो आप उनके बीच में घुसकर, और यही काम पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने जब भारत पर अटैक किया था तो आपको यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो फाइटर जेट्स थे सिविलियन एयरक्राफ्ट की आड़ लेकर उड़ रहे थे, उन्होंने कई जगह से ऐसी जगह से भारत पर गोलाबारी करने की कोशिश की जहां उनकी अपनी बस्तियां थी, ताकि अगर भारत इसमें रिटेलिएट करे तो वो कह सकें कि देखो हमारे यहां ये जो मासूम और निर्दोष है उनकी। सर ये अब टैक्टिक पुरानी हो गई, इसमें तो दुनिया भर के जो प्रावधान है उनका हवाला देना पुराना हो गया, और अब ये चलता है नहीं। अगर मेरा दुश्मन उन लोगों के बीच में घुसा हुआ तो मैं मारूंगा। बिल्कुल सही है, वो शत्रुबुद्ध की जो बात होती है कि जहां दुश्मन घुसा है वहां मारना है। लेकिन जो शिखंडी वाली चाल ये लोग चलते रहते हैं बीच में, बिल्कुल वही वाली चाल है कि आगे आपने सिविल एयरक्राफ्ट को रखा, इसका मतलब आपको मिलिट्री से ज्यादा, मिलिट्री की ज्यादा परवाह है, सिविल कम। यही तो हम लोग कहते हैं, यही तो कहते हैं कि वहां पर सिर्फ मिलिट्री की परवाह है, वहां की कौम के बारे में कोई नहीं सोचता है पाकिस्तान में। और आपने देखा भी था उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि हमारे पास मदरसे हैं, मदरसों में 15 साल के बच्चे पढ़ते हैं, 16 साल के बच्चे पढ़ते हैं, वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये जो विक्टिम कार्ड खेलना इस तरीके का था, अब ये दुनिया में पुराना होता जा रहा है। अगली खबर देखिए, इजराइल के एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया। यमन के हूती विद्रोहियों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे को टारगेट किया। पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। इजरायली सेना ने मिसाइल को हवा में तबाह किया। सर बेन गुरियन भी कमाल, ये जो जगह है ये शायद वहां के सबसे पहले नेता के नाम पर यह नाम रखा गया है, बेन गुरियन। लेकिन इस जगह पर इतने सारे हमले और इस जगह का इंटैक्ट खड़ा रहना, ये भी दुनिया के अजूबों में शुमार किया जाना चाहिए था। एब्सोल्युटली। देखिए दिनेश जी, उनकी जो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी डेंसिटी है, 4 बोलते हैं ना, 4 लेयर है, वहां पर उन्होंने 12 लगाए वो और उसको हिट करना बहुत, आज तक कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं हिट हुआ।
और वहां पर अमेरिका के पूरे बड़े बड़े चीजें लेकर के आने वाले थर्ड मिसाइल वहीं उतरती है, बेंगुरियन। और एक नहीं, जब वो आता है उनका बड़े बड़े जिसको हम C-130 कहते हैं, ये तो ह्यूज, और एक साथ में 12 के वेव आते हैं। पर आज तक चाहे हुती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह, किसी ने उसको हिट नहीं कर